नमस्कार दोस्तों, शिवाजी साइंस पार्टनर सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का क्लास 12 से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। और ये प्रश्न क्या है, पूछा गया है कि सर बताइए परागण किसे कहते हैं। तो परागण हम लोग पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है, और ये 10 और 12 दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 और 12 दोनों पूछा जाता है बड़े प्रश्नों के रूप में। तो आइए देखते हैं परागण होता क्या है। परागण परागण को इंग्लिश से बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, हम कुछ एकदम सिंपल सा डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो परागण में देखें हम लोग, तो ये परागकण होता है, परागकण होता है। और एक हम लेते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यहाँ पर देखें होता क्या है, जो पुष्प का नर भाग होता है, जो परागण होता है, पुष्प का नर होता है, जो परागकोश में जिसकी उत्पत्ति होती है। पुष्प का नर जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकोश होता है, उसी परागकोश के अंदर परागकण होता है। और यहाँ पर वर्तिकाग्र देखें हम लोग कहाँ पर है, तो जो अंडाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है। यहाँ पर दिखा दे, डिस्कस कर लें यहाँ पर हम लोग। तो ये जो हम सिंपल बता रहे हैं, यहाँ पर ये अंडाशय है, और यहाँ पर ये जो है पूरा जो डिस्कस कर लें, थोड़ा सा समय लगेगा। और ये बीजांड होता है जिसमें अंडाणु अंडाणु रहते हैं, जो भी सिस्टम इनका है। और यहाँ पर देखें हम लोग, तो ये जो है बिल्कुल आपको देखते होंगे इस तरह से, ये जो है ये, तो ये पुंकेसर है। यहाँ से इस पुंकेसर में जो परागकोश है, इसके अंदर परागकण रहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, बस खत्म हो गया परागण किसे कहते हैं। देखिए, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्रिया को परागण कहते हैं। और पूछे परागण किसे कहते हैं, क्या होता है, बताएंगे आप लोग कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्रिया को परागण कहते हैं। बिल्कुल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परागण होता कितने प्रकार का है। तो परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण होता है, और दूसरा होता है परपरागण, दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्वपरागण और क्या हो गया, परपरागण। तो स्व देखिए यहाँ पर, देखिए स्व मतलब स्वयं होता है, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं। और पर क्या होता है, पराया होता है, पराया होता है। स्व मतलब स्वयं, और पर मतलब कहता है पराया होता है। हाँ, तो स्वपरागण और परपरागण की बात हो रही थी। और इसमें देखिए स्व माने स्वयं होता है, पर माने पराया होता है। और ये दिखाते हैं आप लोगों को एक चीज़। देखिए जैसे ये है, ये जो हमें वैलेंटाइन डे पर मिला था हमें पुष्प। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये पुष्प, कोई पहचान बताए कि किसका पुष्प है, या पौधा कौन सा है ये। देखिए सब फुला है, देखिए फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सभी। तो वैलेंटाइन डे वाला फूल है, ठीक है, जिसको सब लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये वास्तव में स्वपरागण परपरागण क्या होता है। स्व माने स्वयं होता है। आज हम केवल एक की बात करेंगे, यही स्वयं है। ठीक है, स्वयं एक की बात करेंगे यहाँ पर। तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के, यानी इसी पौधे के, है ना, उसी पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए फिर से बताते हैं आप लोगों को, जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब यहाँ पर माने पराया होता है, तो हम लोग पराया लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो दो लोग हो गए ये पराया हो गए, इनको हम थोड़ा सा अलग दिखाएं। ये हो गया, ये अलग है, देख पा रहे हैं आप लोग कि ये अलग होगा। ठीक है, यानी ये पराया है। ठीक है, तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के, पराया ना है, पराया है तो पराया चलेगा। तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वर्तिकाग्र फिर से आप लोगों को, ये स्वयं माने स्वयं की बात करेंगे हम लोग। स्वयं मतलब किसका जो परागकण होगा इसी पर गिरेगा, किसी भी पौधे के, इस पौधे के किसी भी टहनी पर कहीं जा सकता है। तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वपरागण और परपरागण। और चलते हैं पढ़ते हैं कि परपरागण की युक्तियाँ कौन सी होती हैं, मानी विधियाँ कौन सी, परपरागण होता किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखें तो जो परपरागण होता है
ये दो प्रकार से होता है, एक होता है जैविक कारकों द्वारा, एक होता है अजैविक कारकों द्वारा। जैविक कारकों द्वारा कैसे होता है, और देखते हैं यहाँ पर कि अजैविक कारकों द्वारा कैसे होता है। अजैविक कारकों द्वारा कैसे होता है। अजैविक का मतलब ये होता है कि जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव कारक में कौन कौन से आएंगे, तो एक आएगा आप लोगों का जल निर्जीव के रूप में, और एक आएगा वायु। दो ही लोग आएंगे, क्योंकि जल हवा ही परागकण को उड़ा के ले जा सकती है, जल बहा के ले जा सकता है। बाकी मिट्टी तो है नहीं, या मिट्टी तो ऐसा नहीं कि पहाड़ कभी आता होगा कि चल परागण हम तो उठा के ले जा रहे हैं और पहुँचाते हैं परागण तो परागण हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि हवा तो उड़ा सकती है, वायु है ना, यानी कि जल आपको बहा सकता है परागकण को। तो हम चलते हैं पर चलते हैं इसी के बारे में करते हैं। यानी कि जब जल द्वारा परागकण, जल के द्वारा जब परागकण पौधे के वर्तिका पर पहुंचेगा, पुष्प के वर्तिका पर पहुंचेगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे जल परागण, यानी कि हाइड्रोफिली। इंग्लिश से बोलते हैं इसको हाइड्रोफिली। कुछ नहीं करना आप लोगों को है, हाइड्रोफिली भले कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, बस सिंपल सा जल परागण कहते हैं इसको हिंदी में। यानी जब परागण जल द्वारा होता है तो उसको हम कहते हैं जल परागण। या थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर जल के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, चाहे स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जल परागण। और ये सिर्फ जलीय पौधे में होता है, जो पौधे जल में डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं किया, कई कई पूछे कि कमल में परागण कैसे होता है, तो जल परागण मार दीजिएगा। ठीक है, कमल में वायु परागण होता है। कमल का जो पुष्प होता है ऊपर होता है, पानी कितना हो पाएगा तो ऊपर कूद छोड़ जाएगा, तो चल कूद तनी परागण करा देंगे, ऐसा होगा नहीं। कमल बेचारा ऊपर खिलाया मुद्दा चेयर रहा से, है ना, और परागण नीचे से बहता जा रहा है पानी पर, ऐसा हो सकता नहीं। और पानी तो ऐसा नहीं कि परागण को उठाएगा पानी, कहेगा ले भैया तो परागण हम करा दें, फिर चले नीचे नीचे हम इधर बहुत बहुत, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि जो हवाएं होती हैं वायु में परागकण उड़ते हैं और जाकर कमल के इस पुष्प से उस पुष्प पे पहुंच जाते हैं। यानी कि जो जो पुष्प जल के ऊपर रहते हैं उनमें परागण वायु द्वारा होता है, और जो जल में निमग्न रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, उनमें परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। अब कहते हैं वायु के बारे में। तो जब परागण क्रिया वायु द्वारा होगा, है ना, यानी कि जब परागकण को वायु के द्वारा पहुंचाया जाएगा कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। जब परागकण को वायु के द्वारा पहुंचाया जाएगा कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, वायु परागण। देखते हैं हम लोग बहुत सारे हवाएं, जब हवाएं चलती हैं तो बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, उड़कर इस पर से उस पर, इस पर से उस पर पहुंचते रहते हैं। ठीक है, और परागण होता रहता है। ये आपका अच्छा था पूछा गया प्रश्न है, जैविक कारकों में सजीव द्वारा। तो यहाँ पर परागण जंतु द्वारा होता है। जब परागण की क्रिया जंतु द्वारा होगी तो उसको हम बोलेंगे जंतु परागण, जंतु परागण बोलेंगे, या इंग्लिश में बोलते हैं जूफिली, जंतु परागण। और जंतु में बहुत सारे जंतु आते हैं, चींटी आती है, तो जब परागण क्रिया चींटी द्वारा होगी तो चींटी परागण। नेक्स्ट, जब परागण सर्प द्वारा होगा तो उसको हम बोलेंगे सर्प परागण। सर्प होता है ना, चंदन के पेड़ पर लिपटा हुआ रहता है, तो परागण कराता है। और पूछा कि सबसे अधिक परागण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कीटों द्वारा। सबसे अधिक होता है कीटों द्वारा परागण, कीट परागण उसको बोलते हैं। जब जब परागण क्रिया कीट, जैसे मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, है ना, भौरे हाड़ी हाड़ जितना भी सब उल्टा पुल्टा तितली फितली सब रहती हैं, सब वो सब आते हैं आपके कीटों में ही। तो जब परागण क्रिया कीट द्वारा होगी तो उसको हम बोलेंगे कीट परागण। और ये सबसे अधिक कीट किस संघ में आते हैं, चाहे कीटों किस संघ में या किस समूह में रखा गया है, तो आज देखिएगा आप लोग आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंट पेज वाले, यानी ज्वाइंट पैर वाले आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ठीक है, कीट हो गया, हाँ कीट हो गया। इसके अलावा देखिए हम चिड़िया ही परागण कराती हैं। तो जब चिड़िया, जैसे चिड़िया गई और पुष्प पर बैठी कुछ खाने के चक्कर में, तो उसका ठोंग जो होता है, जिसे हम लोग क्या ठोंग कहते हैं ना, जिस चोंच हम लोग बोलते हैं वास्तव में, लेकिन हम लोग ठोंगा ठोंगा कहते हैं, ठोंगा उसका वो चोक है। तो ठोंग द्वारा जब टच करेगी तो उस पर परागकण चिपक जाते हैं, और या फिर पैरों पर चिपक जाते हैं, और जब दूसरे पुष्प जाती है तो वहाँ परागण उसका हो जाता है। तो इस प्रकार परागण डिस्कस हो गया, खत्म हो गया परागण पूरा पूरा, है ना, यहाँ से। अब देखिए आपको कोई पूछता है कि स्वपरागण से क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। तो स्वपरागण से लाभ ये है कि जब इसी पौधे का इसी पुष्प पे गिरना है तो गिरवाई करेगा, तो निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। यानी पहला स्वपरागण से लाभ क्या है कि इसको दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, या दूसरे कारकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि दूसरे लोग आएंगे परागण को उठाएंगे और परागण कराएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब दूसरे लोग परागण कराएंगे तो पर परागण हो जाएगा बेचारा। तो दूसरा हो गया, हर पहला हो गया आपका लाभ। दूसरा लाभ क्या होता है यहाँ पर कि इससे शुद्ध वंश चलता है। यानी कि जब इसी का इसी पर गिरेगा तो जो इससे पौधा बनेगा, नया बीज बनेगा, उस बीज को जब बंग जो नया पौधा बनेगा वो भी सेम इसी प्रकार का होगा। जब इसी का खाली ये है
जब इसी पुष्प से बीज बन रहा है और खाली इसी के परागकणों द्वारा, तो गुण भी उसमें क्या जाएगा, वही जाएगा। दूसरा हो गया यहाँ शुद्ध वंश चलता है। अगर आप पूछे कि हानि क्या है, तो हानि ये होती है कि ऐसे पौधों में जो स्वपरागण से बनते हैं, है ना, तो इनमें क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है ना, रोगों से लड़ने की, और संकर ओज की प्राप्ति कम होती है। यानी कि जब दो अलग अलग माता पिता जब जुड़ते हैं पौधे, माने कि नर और मादा, तो नर का गुण आता है, मादा का गुण आता है उस बीज में, और बोने पर उस जो बीज जो जमता है उसमें दोनों का गुण रहता है, यानी कि अधिक गुण रहता है, उसको हम बोलते हैं संकर ओज। तो जब ये बेचारा अपना ही से खाली बन रहा है, तो इसमें संकर ओज की प्राप्ति नहीं होगी, तो हो गया हानि। कौन सी हानि हो गई, पहली हानि हो गई कि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है, और इससे निर्मित जो पादप होते हैं उनमें संकर ओज की प्राप्ति कम हो, संकर ओज वही नहीं करेगा। और चलते हैं पर परागण से लाभ क्या है और हानियाँ क्या है। तो पर परागण से पहला लाभ होता है कि इससे बने जो फल होते हैं बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और बड़े बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा, इनमें बीज अधिक मात्रा में बनते हैं, ठीक है, बीज अधिक मात्रा में बनते हैं। तीसरा, इनसे लाभ क्या है, तीसरा लाभ ये है कि ये जो होते हैं उद विकास में, नए पौधों के निर्माण में सहायक होते हैं। अब इससे हानियाँ क्या होती हैं, हानियाँ ये होती है कि दूसरे पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है कि जब कोई आएगा तो परागण कराएगा, नहीं तो बेचारे सूख जाएंगे, सही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी हानि हो गई। तीसरा कि इनमें हमेशा जो गुण होगा वो संकर हो रहेगा, माने कि हम देखें तो कुछ अलग गुण रहेगा, माता और पिता दोनों का गुण मिला हुआ रहेगा, यानी कि शुद्ध वंश इसमें हम चाहें कि इससे हम शुद्ध पौधा प्राप्त कर लें तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे पर परागण के द्वारा, ठीक है। तीसरा कुछ हानियाँ कुछ लाभ हो गए, पूरा परागण आपका खत्म हो चुका है, 10 और 12 दोनों कक्षा के लिए, ठीक है।